तो आज हम सिद्ध करेंगे कि करली में दो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है जी। क्या सिद्ध किया जाएगा? हम आज सिद्ध करेंगे कि करली में दो एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक, तो इसको हम विरोधाभास तरीके से सिद्ध करते हैं। तो सबसे विरोधाभास तरीके से तात्पर्य है कि अपरिमेय सिद्ध करने के लिए कह रहा है तो इसका उल्टा मानकर चलेंगे। हम मान लेंगे कि करली में दो एक परिमेय संख्या है और फिर लास्ट में जाते जाते हमारा मानना क्या हो जाएगा? गलत है। ठीक, तो ये विरोधाभास तरीके से सिद्ध किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम मानेंगे क्या कि करली में दो क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो माना करली में दो एक परिमेय संख्या है। और जब करली में दो एक परिमेय संख्या है तो आप जानते हो परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, तो जब करली में दो एक परिमेय संख्या है तब हम इसे क्या लिख सकते हैं? करली में दो को करली में दो बराबर लिख सकते हैं P/Q। आप P/Q लिखिए, R/S लिखिए या A/B लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, P/Q। ठीक, जहां P व Q पूर्णांक है, P व Q क्या है? पूर्णांक है, तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं। ठीक, और एक बात यहां ये रहेगा कि P व Q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और यही आपका मेन पॉइंट है। क्या हम यह मानेंगे कि P व Q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि P व Q में केवल और केवल एक कॉमन है, उसके अलावा और कोई नहीं है। ठीक, ये लाइन पर गौर कीजिएगा, क्या कहा गया है कि P व Q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब P व Q में केवल और केवल एक कॉमन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक, अब इसको हल कर लेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? करली में दो Q बराबर P, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे, इधर क्या होगा? करली में दो गुणे Q का स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। तो यहाँ करली में दो का स्क्वायर दो ही होगा और यहाँ Q का स्क्वायर, और बराबर क्या हो गया? ये P स्क्वायर। चलिए इसको मान लेते हैं। तो यहां अब देखिए, P स्क्वायर बराबर क्या लिखा है? दो गुणे Q स्क्वायर, मतलब P स्क्वायर यदि कोई संख्या है, कोई पूर्णांक है, अगर उसका गुणनखंड किया गया है तो किस रूप में आया है? दो गुणे Q स्क्वायर के रूप में। तो यानी P स्क्वायर का देखा जाए गुणनखंड किया गया है तो दो गुणे Q स्क्वायर के रूप में आया है, मतलब P स्क्वायर कोई संख्या उसके गुणनखंड में दो आ रहा है, और जब उसके गुणनखंड में दो आ रहा है तो जाहिर सी बात है दो P स्क्वायर को क्या करेगा? विभाजित करेगा। ठीक, तो यहां हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यहां से क्या लिख सकते हैं कि दो P स्क्वायर को विभाजित करता है, दो P स्क्वायर को विभाजित करता है, और जब दो P स्क्वायर को विभाजित करता है तो इसलिए दो P को भी विभाजित करेगा, दो P को भी विभाजित करेगा। ठीक, इसको दो मान लें। अब यहां पर एक बात देखिए, तो हमने क्या कहा? दो P स्क्वायर को विभाजित करता है तो दो P को भी करेगा। आइए एक एग्जांपल से हम देखते हैं। जैसे देखिए, दो 64 को विभाजित करता है कि नहीं करता है? दो 64 को विभाजित करता है कि नहीं करता है? अगर यहां से हम भाग दे, क्या दो 64 को विभाजित करेगा? हाँ। तो क्या दो
8 को विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 8 को भी तो कर रहा है। ऐसे ही आप देखिए आगे यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या हम कर सकते हैं, 81, क्या 3 81 को विभाजित करेगा? हाँ, तो क्या 3 9 को भी विभाजित कर रहा है? हाँ, बिल्कुल कर रहा है। तो वही अगर 2p² को कर रहा है तो 2p को भी करेगा। 64 मतलब 8 स्क्वायर ही तो होता है। 81 मतलब 9 स्क्वायर ही तो होता है। यानी 2 8 के वर्ग को विभाजित कर रहा है तो 8 को भी करेगा। अगर 3 9 के वर्ग को विभाजित कर रहा है तो 3 9 को भी विभाजित करेगा। ठीक, तो यही बात यहाँ लिखा गया है कि अगर 2p² को विभाजित करता है तो 2p को भी विभाजित करेगा। ठीक, तो यानी कि यहां अगर 2p को विभाजित कर रहा है इसका मतलब p के गुणनखंड में 2 आएगा। तो इस तरीके से हम पुनः मानेंगे ये बात। क्या मानेंगे कि पुनः माना। अगर भाई p 2 से विभाजित हो रहा है तो जाहिर सी बात है p के गुणनखंड में 2 आ रहा है तभी विभाजित हो रहा, अन्यथा नहीं होता। तो इसलिए हम p को मान लेंगे कि माना p बराबर 2k हमने मान लिया, और जहां k क्या है, पूर्णांक है, जहां के पूर्णांक। क्योंकि अगर 2p को विभाजित कर रहा है तो जाहिर सी बात है p के गुणनखंड में 2 आएगा। हमने माना जो इसका गुणनखंड बना वो किस रूप में बना, 2k के रूप में बना। ठीक, अब ये p का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में p का मान रखने पर, और जब हम p का मान रखेंगे तो क्या होगा, 2q² बराबर 2k का होल स्क्वायर, यानी कि 2q² बराबर 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर k² होगा। 2 का गुणा है तो दूसरे तरफ क्या हो जाएगा, भाग, तो 4k² बटे 2। ठीक है हो। हाँ, तो अब 2 से अगर हम भाग दे दे तो क्या आएगा, यहां से q² बराबर 2k²। q² बराबर क्या है, 2k²। ठीक, तो अब यहां आप क्या देख रहे हैं कि q² यदि कोई पूर्णांक है उसका गुणनखंड किया गया है तो 2 गुणे k² के रूप में आ रहा है, यानी कि q² के गुणनखंड में 2 आ रहा है। और जब q² के गुणनखंड में 2 आ रहा है तो जाहिर सी बात है 2q² को विभाजित करेगा। ठीक, तो यहां हम लिखेंगे क्या कि चूंकि 2q² को विभाजित करता है, और जब 2q² को विभाजित करता है तो इसलिए 2q को भी विभाजित करेगा, 2q को भी विभाजित करेगा। इसको हम मान लेते हैं 3। ठीक, अब देखिए 2 और 3, देखिए 2 और 3 से हम क्या देख रहे हैं, 2p को भी विभाजित कर रहा है और 2q को भी विभाजित कर रहा है ना। तो 2p को विभाजित कर रहा है मतलब p के गुणनखंड में 2 आएगा, 2q को विभाजित कर रहा है मतलब q के गुणनखंड में 2 आएगा, तभी कर रहा है विभाजित। तो यहां से दोनों 2 और 3 से हम क्या देख रहे हैं कि p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें मिल रहा है, वो क्या है, 2। और हमने माना क्या था कि एक के अतिरिक्त कोई नहीं है, और 2 आ रहा है तो ये विरोधाभास हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, 2 व 3 से क्या देख रहे हैं, 2 व 3 से p व q का उभयनिष्ठ, p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। p व q से हम क्या देख रहे हैं, और 2 व 3 से हम क्या देख रहे हैं कि p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ठीक, जो इस तथ्य का विरोधाभास
विरोधाभास है, जो इस तथ्य का विरोधाभास है कि किस तथ्य का, कि P व Q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई भी उभय निष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहां से क्या होता है, इस बात का विरोधाभास प्राप्त होता है। किस बात का, कि P व Q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, क्योंकि हम यही तो माने थे कोई नहीं है। लेकिन 2-3 से हम क्या देख रहे हैं कि P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो कि इस तथ्य का विरोधाभास है कि P व Q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह विरोधाभास क्यों आया है, लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। कि कौन सी गलत कल्पना था, कि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। यह विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ है, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। यानी जब परिमेय संख्या हम मानकर चल रहे थे तो विरोधाभास प्राप्त हो रहा था। तो इसलिए हम सीधा क्या लिख देंगे कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। और इस तरीके से यह रिजल्ट आपका क्या होता है, सिद्ध हो जाता है। सेम ऐसे ही प्रूविंग करड़ी में 3 हुआ, करड़ी में 5 हुआ, करड़ी में 7 हुआ, इन सभी का ऐसे ही प्रूविंग है सेम। ठीक है जी, तो बात अगले पर हम करेंगे फिर। ठीक।